तो आज हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स। किरचॉफ लॉ हमने पढ़ा, 2-4 सवाल भी किए थे। कुछ क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे पास एक ट्यूब है। पहला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ, तो आप इसे ट्यूब बना लीजिएगा पहले, छोटा सा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो ये हमने बना लिया ट्यूब इस तरह से। तो ऐसे करते हैं, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको सी। तो ए और सी के बीच जो वायर बंधे हुए हैं, हर एक वायर का रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं। तो हम ऐसे अब बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो बना भी सकते हैं कि हर एक साइड को ऐसे भी दिखा सकते हैं, फिर ऐसा बनाना पड़ेगा। तो हर एक का रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, स्मॉल आर सपोज। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। 12 wires, each having resistance R, each having resistance R, are joined to form joined to form a tube as shown. तो ये दिख रहा है, 12 वायर लगा के हमने ट्यूब बना दिया। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस and the equivalent resistance बिटवीन ए एंड सी कर देते हैं। ए एंड सी, तो ए और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस सर। तो हम कैसे करें, कोई हिंट है? सर जैसे लास्ट टाइम हमने करंट लिया था और टोटल करंट आई लिया था और फिर I/3 करके डिवाइड कर रहा था। अच्छा, चलिए मैं यहाँ से बैटरी ऐसे मान लेता हूँ कि एक बैटरी जोड़ी है, या ज्यादा तामझाम मत करो, सीधे मान लो कि यहाँ से करंट आई आ रही है। कहाँ से आ रही होगी? बैटरी जुड़ी होगी। अभी बैटरी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से टोटल आई करंट पास निकल रही। अब ए आपका जो इनिशियल टर्मिनल है और सी फाइनल टर्मिनल है, ठीक है। अब ये जो करंट ए से गई सी तक, प्लीज ध्यान दीजिएगा, उसके रास्ते देखो। मैं इसको नाम दे दूं, ए इसको बी कर देता हूँ, वो सी, ये डी, इधर ई, एफ, ये जी और ये एच, ऐसे नामकरण कर दो। तो ऐसे ही लिख लीजिए अब एडी जैसा, ताकि मैं जब एडी बोलूं तो उसका मतलब समझ में आए। ठीक। ए से हर एक का रेजिस्टेंस वायर का आर है।
भले ही हमने लिखा बनाया सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है। अब बच्चों ऐसे समझो, जो अभी आपने कहा करते थे उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है बेटा। कैसे अंतर है मैं एक बार रिपीट कर दूं, मैं एक बार बना के दिखाता हूं आपको। अगर ये जो पिछली बार हमने किया था ऐसा कुछ, तो उसमें ए यहां था और सी यहां था, आई करंट, या पता नहीं ये नहीं किया होगा तो इसे भी कर लेंगे, आई करंट। अब यहां पर आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस सिचुएशन में ए से सी तक जाने के जो आपके रास्ते होंगे, अगर आप इधर से चलते हैं और फिर इधर जाते हैं और फिर इधर जाते हैं तो 3 स्टेप में सी पे पहुंचेंगे। अगर करंट इधर से जो जाएगी वो भी सी तक कितने स्टेप में पहुंचेगी? 3। 3 ही स्टेप में पहुंचेगी। अच्छा, जो करंट ऊपर को जाए ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद वो सपोज ऐसे आ जाए और फिर ऐसे आ जाए, जो पोर्शन ऐसे भी जाएगा क्योंकि सभी कंडक्टर हैं, करंट तो सभी में आएगी, तो इसको भी 3 ही स्टेप में जाना पड़ रहा है। जो करंट का पोर्शन ऐसे जाए फिर ऐसे आए और फिर इधर वाले से मिल जाए और आगे हो जाए, इसे भी 3 स्टेप में जाना पड़ रहा है। जो यहाँ पर आने के बाद ऐसे आ जाए और फिर इधर से ये भी जुड़ जाए तब भी 3 स्टेप में जाना पड़ रहा है। जो यहाँ से नीचे को आ जाए करंट इधर से और फिर इसके साथ जुड़ जाए, तो आप गौर करिए नीचे वाला बहुत आसान और सिमेट्रिक है, क्योंकि ए से सी तक किसी भी वायर कॉम्बिनेशन से करंट ए से निकले और सी तक पहुंचे, वो 3 ही स्टेप में पहुंच रही है। तो मतलब 3 स्टेप का मतलब यहाँ पर वायर की लेंथ हर रास्ते की बराबर है, तो हर एक का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, वायर की लंबाई बराबर है तो रेजिस्टेंस बराबर होने पे करंट बराबर बराबर बढ़ जाएगी। यहाँ पर आसान है, इस सवाल में आप बेटा कह सकते हो कि यहाँ से I/3 करंट गई, यहाँ से I/3 करंट गई, यहाँ से भी I/3 करंट गई। क्लियर है? यस सर। चलो मैं इसको बी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ। फिर ये बढ़ जाएगी 2 हिस्सों में, तो यहाँ सिमेट्री से फिर I/6 और इधर को भी I/6। फिर ये I/6 यहाँ पर जब पहुंची तो उधर से भी I/6 आ जाएगी, ऐसी जब उसके बांटोगे तो। अब इस वाले को बांटो तो ये भी यहाँ भी I/6 और यहाँ को भी। समझ में आ रही बात? हाँ सर। और यहाँ ऊपर को I/3 भेजा आपने तो इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ भी I/6 और यहाँ भी I/6, सिमेट्री है। अब लेकिन ये फिर I/6 इधर से हॉरिजॉन्टल आ रही है और ये भी आ रही है, तो यहाँ फिर दोबारा I/3, इस वायर में भी I/3, इस वायर में भी I/3, फाइनल आई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ कितना आसान है, नीचे वाले सवाल में आपको निकालना है VA माइनस VC, तो आप इसे कर सकते हैं VA माइनस VB, एक तरफ ले लो VB माइनस VD और VD माइनस VC, ये आ जाएगा आपके पास नेट पोटेंशियल। सपोज हम इसको C2 बैटरी से ऐसे जोड़ा कि 0 नेगेटिव टर्मिनल पे मान लेते हैं, जैसे V मान लेते हैं, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा VA माइनस VB, I/2
3 इंटू इसका ए माइनस ए से बी तक का रेजिस्टेंस, वीबी माइनस वीडी 6 इंटू आर, वीडी माइनस वीसी आई अपॉन 3 इंटू आर। तो पहला तीसरा जोड़ लो पहले, 2i/3 आर प्लस IR/6। मैंने वो बताना था लेकिन मैं इसे भी बता रहा हूं ताकि आपकी समझ पहले ये बने फिर उसे करते हैं। ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो गया। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5IR/6 VA माइनस VC। सपोज ए और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब इन सब तामझाम की जो एक ही लगाओ, सेम करंट फ्लो हो रही है जब वही बैटरी है, यही मतलब होता है ना। तो अब अगर आप VA माइनस VC करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, IR। अगर आप दोनों को इक्वेट कर दें तो आइए, तो R कितना हो जाएगा, तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 5/6। क्या ये समझ में आया? यस सर। यहां पर डायगोनल वे में सिमेट्री है बहुत ज्यादा। इसे भी क्वेश्चन वही लिख लोगे जो पहले था, बिटवीन ए एंड सी ही है, बस ये वाला। इसे कहीं अलग बना के नोट कर लीजिए, लैंग्वेज सवाल की वही रहेगी, लेकिन आप यहाँ लिखोगे कि ए से सी तक आप किसी भी पाथ के अलाउंग चलें, आपका जो वायर की लेंथ है बराबर होगी। जब लेंथ बराबर होगी तो रेजिस्टेंस भी बराबर होगा, रेजिस्टेंस बराबर होगा तो सिमेट्री से आप करंट को 3 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं और फिर आगे को भी बराबर बराबर बढ़ता जाएगा क्योंकि सिमेट्री है। और फिर आपने कोई भी एक पाथ ले लिया, तो मैंने एक तरफ का ले लिया ABDC, मैं कोई भी एक ले लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, यही आना था। इस सिचुएशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये 12 के 12 हटाओ, इनकी जगह 8 5/6 R रख दो, आंसर आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि 12 का कोई यूज थोड़ी किया हमने, जोर से कार्तिक, ये नीचे वाला क्लियर हुआ? यस सर। तो इसकी लैंग्वेज भी तो लिखनी पड़ेगी आपको, आप लोग बना लेंगे ना कि करंट ऐसे क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुई। ये बेटा अगले पेज में करना, क्योंकि अभी हमें पिछला सवाल भी करना है। वो हाँ आप सर। कहेंगे कि सर इसमें आपने ये क्यों पढ़ाया, ये इसलिए पढ़ाया भाई, पढ़ाने में एक थ्योरी है सरल से कठिन की ओर। ये सरल था, इसमें सिमेट्री थी। क्या इस बार तुम्हारी सिमेट्री है, जरा देखो तो। ओरिजिनल क्वेश्चन में सिमेट्री नहीं है। ए से सी तक जाने में क्या हमेशा 2 ही स्टेप होंगे? ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं सर। नहीं सर है ना। तो वही केसेस में। हाँ, वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, और जब वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा। तो वो थोड़ा सा ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने पहले लगा कि नहीं, पहले सिमेट्री, क्योंकि आपने वो जवाब दे दिया था ना कि बांट बन रही I/3। क्या मैं आप समझा पाया? लैंग्वेज हाँ सर। जरूर, हाँ चलो इसको बना लो, अपना स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है कि I/3 ही आपने क्यों किया है। तो इसे बाद में पॉज करके खुद अपनी थ्योरी लिख के करना। चलिए हम अब उस सवाल पे आते हैं जो पिछला है। मैं अब उसको नीचे बना लेता हूं बच्चों दोबारा।
तो ये 12 रेजिस्टेंस देख के लोग घबराते हैं, अरे बाप रे कैसे होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। तो अब हम इससे करते हैं फिर। हम अपने ओरिजिनल सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ करंट इधर से आ गई, मान लो आई, ये ए है और यहाँ से निकल रही, ये फाइनल टर्मिनल सी है, ये वाला है। तो एक बात बताइए, ए से इनके नाम रख देते हैं, बी सी डी, इधर ई एफ जी एच, आप भी ऐसे रख लीजिएगा। एक बात सोचो, ए बी सी जो पाथ है, ये 2 स्टेप में पहुंचा, और जो ए डी सी है वो करंट, सर 2 स्टेप्स। ये भी 2 स्टेप में। हाँ, लेकिन जो ए से ई की ओर बढ़ जाएगा हिस्सा, उसको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो ऐसा करते हैं बेटा, ए बी सी वाला में मान लो यहाँ से अब पता नहीं है कितनी होगी, तो I1 मान लें करंट, इस पाथ के अलाउंड I1 मान लें, तो इधर भी I1 ही होगी। यस सर। तो 2I1 इधर चले गई, टोटल I थी तो बची हुई कितनी हुई, I माइनस 2I1, I1। I हाँ माइनस सर जी। I माइनस 2I1, वो इधर को आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। अब बड़ी मजेदार सिचुएशन है। अब सिमेट्री से एंड पॉइंट पे जाओ, इनिशियल पॉइंट का हो गया, अब कहां जाओ, एंड पॉइंट पे। सिमेट्रिक है पूरा स्ट्रक्चर, इसीलिए तो ट्यूब ले रखा है। तो सी पर भी जैसे ए से बंटवारा हो रहा था, वैसा ही बंटवारा सी पर भी होना चाहिए। ए से आउटगोइंग थे तो सी पर इनकमिंग होगी इतनी, मतलब सी पर इधर से कितनी करंट आनी चाहिए, ऊपर से I1, इधर से I1, और इधर से कितनी आनी चाहिए, I माइनस 2I1। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ए और सी इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है स्ट्रक्चर को। बाय सिमेट्री, सिमेट्री बहुत बेहतरीन चीज है बच्चों, अगर सिमेट्री का एप्लीकेशन समझ पा रहे हो। जैसा ए पर था वैसा ही सी पर भी होगा, क्योंकि सिमेट्री से आप कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है सर। नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ए और सी इंटरचेंज हो जाएं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। तो जैसे ए से आउटगोइंग करंट जितनी जा रही है जहां जहां को, सी पर वैसी इनकमिंग भी वैसी वैसी आनी चाहिए। अब समझा पाया मैं? हाँ सर। अच्छा, अब यहां पर गौर करो, जब ए से बी तक जा रही थी करंट तो I1 थी, और जो बी से सी को गई वो भी I1 है, तो बी से एच की तरफ जाने वाली कितनी होगी? अगर आप मेंटली यहीं पर होंगे तो आप बता पाएंगे फटाफट, कुछ नहीं पूछा है मैंने। अगर आप
ए से बी तक करंट I1 कह रहे हैं और बी से सी तक भी I1 ही करंट कह रहे हैं, तो बी से एच की तरफ जाने वाली करंट कितनी होगी? सर 0। बिल्कुल। अगर इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है तो इसको उखाड़ फेंकना बेहतर है या नहीं? हाँ सर। व्हीट स्टोन की तरह हो गया, अरे भाई इसमें करंट ही फ्लो नहीं है, तो बी और एच को हटा देंगे। अब ए से डी तक कितनी करंट है? सर I1। डी से सी, सर I1। तो फिर डी से एफ में कितनी जाएगी? सर 0। इसे भी उखाड़ फेंकना हुआ फिर। तो अब आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अब बात यह है कि जो बातें कही गई हैं वो लिखनी भी तो होंगी नोट्स में। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, आप ही को लिखनी है। अब आपका स्ट्रक्चर पता कैसा बनेगा? ये ऊपर वाला हो गया, स्टैटिक नीचे यहां से, आपका दूसरा नीचे वाला स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ से ये ये यहाँ पर आना चाहिए था, उतना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, यहाँ बना लेते। ठीक है, इसे मत सोचो, यस सर। कोई बात नहीं यार। तो अब आपके पास इसमें I1 करंट है और Y1 इधर आ गई, वो कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्री का यूज में भी पढ़ाया जा सकता है, स्टूडेंट सिमेट्री का कितना बढ़िया यूज हो रहा है। और ए से नीचे को ई की ओर I-2 I1 करंट है और जी से सी की ओर भी उतनी जाएगी बची हुई I-2 I1। और एच और एफ है, एच और एफ, ठीक हो गया। अब आप बताइए, पूरा कॉम्प्लिकेटेड जो था हमने बहुत आसान बना दिया। बना लिया आपने या मैं रुक जाऊं थोड़ा? बना लिया सर। अच्छा, अब बेटा अब तो आसान है, हर एक का रेजिस्टेंस आर है, ए बी का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, बीसी का भी स्मॉल आर हो गया, यस सर। तो हाँ सीरीज सर, में अब तो तीन तीन पैरेलल कर लेंगे ना सर। अब तो सिंपल हो गया भाई, ये सीरीज में हो यस। गया ना। तो यहाँ ए से सी तक सीधे जो रेजिस्टेंस है, अब आप सिंबल भी बनाना चाहो ए से सी तक, तो इसको क्या दोगे? 2R। 2R। यस सर। और जो इधर से बना ये भी 2R। 2R। और जो नीचे है वो आपको ऐसे दिख रहा है, ये हाँ भी सर। 2R, ये भी 2R। अब तो सर्किट ऐसा बन गया, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो नीचे वाले 2R पैरेलल है, 7 हो। वो R हो जाएगा। हाँ सर। तो बना लो भाई, टोटल बताओ मुझे फिर, अब सॉल्व हो जाए, तो कुछ भी नहीं बना सवाल अब। तो इक्विवेलेंट कितना आया प्लीज ये बताइए, इसको करते हुए। लैंग्वेज समझनी जरूरी है, क्या बोला जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ जिन बच्चों की लैंग्वेज पे पकड़ा है ना, उनको दिक्कत नहीं होनी है, जो खाली न्यूमेरिकल समझ रहे हैं उनके लिए दिक्कत है।
सर 3/4 R। 7/12 R आ रहा है, नहीं 3/4 R ही आ रहा है, सॉरी दूसरा देख दिया। यही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बढ़िया। तो लोड रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल जो होते हैं, मैंने कहा कि न्यूमेरिकल कुछ नहीं होते, वो थ्योरी को ही समझने का तरीका है कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल की मदद से। कितना आसान बनाती है चीजों को। तो बात को समझिएगा प्लीज। तो ये हमारे पास दो सवाल करती है, मैंने पहले सिमेट्री वाला कराया आपको, ये वाला। इसमें आपके पास लॉजिक ये होना चाहिए कि करंट को कोई भी पाथ से जाए, बराबर रास्ता ट्रेवल करना है, तो जो वायर है उसकी लंबाई R = रो L/A पढ़ा है हमने। तो L लेंथ है, एक ही मटेरियल का वायर मान रहे हो, तो रेजिस्टेंस सब बराबर होगा, हर पाथ में रेजिस्टेंस बराबर होगा, तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कोई एक पाथ चूज कर लीजिए, और ये 5/6 R आ गया था। समझ में आया ना ये वाला? यस सर। दूसरे में हमारे पास ये था, तो हमने देखा कि करंट को जहां जहां से सिमेट्री हो रही है वो तो बराबर है, तो हमने I1 माना, बचा हुआ ये था। और फिर हमने कहा कि A और C तो एक ही जैसी सिचुएशन में है, तो A और C इंटरचेंज करें तो भी सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे A से आउटगोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है, C पर इनकमिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा ही होना चाहिए। ये लाइन लिखी जानी चाहिए एग्जाम में। भाई जब बोली जा रही है तो अगर महत्वपूर्ण है तो लिखी भी जानी चाहिए। उस आधार पर हमने BH और DF दो वायर हटा दिए, फिर तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, फिर तो बच्चों वाला सवाल है। ठीक है। और लास्ट में जो मैंने बनाया उसमें माइनर फॉल्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि AE का रेजिस्टेंस तो दिखाया नहीं मैंने, ये भी तो होगा। और CG हाँ का सर। रेजिस्टेंस वायर का तो ये भी होगा ना, हर वायर का रेजिस्टेंस होगा जो जो है। तो वो 2R दो पैरेलल थे तो R हो जाएगा, फिर R नीचे तीनों सीरीज में 3R हो जाएगा नीचे। तब आएगा। चलिए ठीक है। अभी सोल्यूशन तो समझ आ गया, पर ये जो सिमेट्री वाला इम्प्लीकेशन था ना हाँ, सर, तो आपने कहा कि ए से जितना आउटगोइंग करंट होगा उतना ही सी पे इनकमिंग करंट होगा। और उसी डायरेक्शन से होगा जिधर जिधर से आ रहा है। हाँ सर। सर पर हमने इस बेसिस पे सर बी और एच और डी और एफ को सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे माना, मतलब सेम पोटेंशियल पे सर? नहीं, मैंने कहा पोटेंशियल पे नहीं माना इस बार। मैंने कहा जब फिर बी पर I1 करंट आ रही है और बी से सी को भी I1 चले जा रही है, तो बी से एच की ओर कितनी जाएगी फिर करंट? हाँ सर। सर वो तो मैं समझा, पर ये भी तो एक इनिशियल अजम्पशन पे ही बेस्ड है ना सर। नहीं बेटा, सिमेट्री तो आपने बहुत यूज की होगी। जब आप पिछली लाइन पे क्लियर हैं कि BC के अलोंग I1 करंट ही होगी, आप कह रहे हैं, और AB के अलोंग भी I1 ही है, तो भाई जितनी करंट आई सारी इधर ही जा रही है, तो BH के अलोंग करंट तो 0 हो जाएगी। हाँ सर। और सर वैसे भी अगर हम बी एच वाला पाथ लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी हो जाएगी शायद, तो इसीलिए भी हम बी सी से पूरी आई एज्यूम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जो होगा रेजिस्टेंस तो सबका आ रही होगा। हाँ सर 3R हो जाएगी ना उधर, तो सर करंट तो मेजॉरिटी सर कम रेजिस्टेंस वाले पाथ से चला जाएगा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, जब सीधे सीधे तुम्हें पता है जितनी करंट आ रही है उतनी जा रही है बी पर, जंक्शन लॉ से I1 गई, तो तीसरे वायर के अलोंग करंट तो 0 हो गई, तो जंक्शन लॉ सोचो, किरचॉफ का पहला। यस सर समझ रहे हैं।
चीजें हमेशा अगर हम सरल बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, और एग्जामिनर के लिए। चलिए इतना ही करते हैं, इस 5-15 पे फिर जुड़ते हैं आगे के लिए।